ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਤੇਜਵੰਤ ਸਿੰਘ ਚੱਬਾ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰਿਆ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਬੂਲ ਕਰਿਓ। ਦੋਸਤੋ ਹਾਜ਼ਰ ਆ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਾਈਮ ਚਰਚਾ ਦੇ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਐਪੀਸੋਡ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਗੈਸਟ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਸੱਦਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਵਾਂ। मेरे नाल एक सज्जन ने जिन्हों का नाम है धर्मिंदर कुमार जी, जो कि पटना से हैं। इससे पहले कि क्योंकि ये हिंदी में बात करते हैं, हिंदी समझते हैं, इसलिए बीच बीच में आज का जो प्रोग्राम है मैं साथ में कुछ हिंदी में भी इसका इनके साथ बातचीत करूँगा। तो दोस्तों ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪੇ ਦੱਸਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ 550ਵਾਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਭਾਵਨਾ ਉੱਠੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਵੰਡ ਛਕੋ, ਤੇ ਇੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਲਬਲਾ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪੈੜਾਂ ਪਈਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਦਮ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਉਦਾਸੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਔਰ ਇਹ ਮਨ 'ਚ ਧਾਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਨੈੱਟ 'ਤੇ ਲੱਭਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁਛ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਲ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਉਦਾਸੀਆਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੂਰਾ ਡਾਟਾ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਦਾਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ, ਔਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਖਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਦਾਸੀ ਮਾਰਚ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਤੋਂ। ਸੋ आओ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ हैं और ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦੇ हैं कि किस तरह ये सारा कुछ ਇਹਨਾਂ ਦੇ मन 'ਚ आया। जी धर्मेंद्र जी, आप सबसे पहले तो हमारे प्राइम एशिया के दर्शकों को ये बताएं कि ये इतना बड़ा कदम जो कि आप एक सिख धर्म से भी नहीं है, पटना से हैं, ये सब कैसे शुरू हुआ? शुक्रिया। ये एक्चुअली पिछले साल नवंबर के टाइम में जब गुरु पर्व था तब मैंने अखबार में पढ़ा 550वां जो गुरु पर्व मनाया जाएगा इस बार गुरु नानक के जन्म दिन पे और पूरा साल मनाया जाएगा। तो वहाँ से मेरे को थोड़ा सा लालसा जगा और थोड़ा सा रुचि जगा कि मैं पता करूँ कि गुरु नानक जी के बारे में इतना बड़ा होने वाला है काम, तो उनकी जीवन के बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश की। उससे पहले शुरू से ही मेरे को शब्द कीर्तन बहुत अच्छे लगते थे, मैं सुनता था और उसकी जो राग है, उसकी जो बोल है, जबकि मेरे को समझ में नहीं आता था पंजाबी, थोड़ी बहुत सिमिलर है हिंदी से, तो थोड़ी बहुत मैं समझ लेता था, लेकिन उसके राग बहुत पसंद थे मुझे, क्योंकि जब मैं अपने गांव में बिहार में रहता था तो वहाँ पे हारमोनियम बजाते थे लोग, ढोलक बजाते थे, तो हारमोनियम का जो आवाज़ था वो शब्द कीर्तन में जो हारमोनियम बजते थे, आई थिंक वहाँ से मुझे कनेक्ट मिला और वो मेरा फेवरेट इंस्ट्रूमेंट है, तो शब्द में भी वही यूज होता है, तो वहाँ से मेरे को शब्द कीर्तन बहुत अच्छे लगते थे। उसके साथ उस समय आप शब्द कीर्तन के साथ जुड़ना आपने शुरू किया? हाँ, बहुत शुरू से, ये बहुत पहले की बात है, बहुत अर्ली लाइफ की बात है। वो शब्द कीर्तन आप कैसे सुनते थे? जैसे कोई कैसेट्स वगैरह थी या कुछ सीडी थी, या फिर गुरुद्वारा में जो कीर्तन कर रहे थे? 1-2 बार तो गुरुद्वारा बहुत ज़्यादा नहीं जाता था, 1-2 बार गया तो वहाँ सुना हूँ, लेकिन सबसे ज़्यादा जो सुना वो पिछले 10 सालों में जब मैं अपनी रनिंग स्टार्ट किया था जी। मैं 2009 से दौड़ रहा हूँ और उसमें क्या होता था कि जब आप बहुत लंबी डिस्टेंसेस दौड़ते हैं तो थोड़ा बोरिंग होता था, तो लोग म्यूज़िक सुनते थे जी। तो उसमें से कुछ दिन मैं शब्द कीर्तन पे भी लंबे दौड़ करता था, तो उसमें और मज़ा आता था मुझे। और जिस जगह में रहता था वहाँ पे बाकी सब त्योहार के तरह ये क्या बोलते हैं इसको, गुरु पर्व को भी मनाया जाता था और सुबह से ही वहाँ पे लंगर की व्यवस्था, जो अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में बेंगलोर में मैं रहता था। अच्छा, अभी आप बेंगलोर में? हाँ, बेंगलोर में रहता हूँ मैं।
तो वहाँ पे भी शुरू से ही शबद कीर्तन बजते थे, लंगर बनाया जाता था, लोगों को खिलाया जाता था। जी, जो जो हाँ, एक मेन फिलॉसफी है, मेन हमारे फिलॉसफी सिख धर्म की। हाँ, जी। तो वहाँ से भी मैं अटैच था और अपनी तरफ से थोड़ा थोड़ा जो भी कंट्रीब्यूशन था, सबसे ज़्यादा जी। दिवाली, और मैं थोड़ा सा इसमें बोलना चाहूँगा, दिवाली होली से ज़्यादा डोनेशन मैं गुरु पर्व के दिन करता था। पता नहीं इस तरह का था वो कनेक्ट। तो थोड़ा वो कनेक्ट था। और पिछले 6 सालों से मैं लेह लद्दाख में एक दौड़ करता हूँ, जी। जो सितंबर के महीने में होता है, और हर बार जाता हूँ तो पत्थर साहिब गुरुद्वारा का। इनफैक्ट मेरा जो पहला कड़ा है वो मैंने पत्थर साहिब का ही था, और अच्छा लगता था मुझे वहाँ पे टाइम स्पेंड करना और वहाँ का लंगर खाना। तो थोड़ी बहुत ओरिएंटेशन थी मुझे। आप जुड़ते रहे ऐसे? जुड़ते रहे। मेरे कुछ दोस्त थे जो पंजाबी और सिख हैं, तो थोड़ा बहुत उनसे कभी ना कभी, लेकिन बहुत छोटा छोटा। जब मेरे को नवंबर पिछले साल इसके बारे में पता चला, तो मैं थोड़ा सा और ऑनलाइन इनके बारे में पढ़ने की कोशिश की। तो उसमें से सबसे इंटरेस्टिंग जो मेरे बैकग्राउंड से रिलेटेड है, जो स्पोर्ट्स और फिटनेस और एज ए रनिंग कोच से रिलेटेड है, वो उसमें मेरे को लगा उनकी उदासी। क्योंकि हमेशा बोलते हैं कि अलग अलग रास्ते पे चलो, लंबी रास्ते पे चलो, तो वो चीज़ मेरे को कनेक्ट हुआ। और जब मैंने एक मैप देखा जहाँ पे उनकी पूरा पाथ का था ड्राइंग, और वो तो सिर्फ भारत में नहीं, वो तो पूरा ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड, हाँ, मिडिल ईस्ट तक गए हैं। तो मेरे को लगा कि क्यों ना मैं इंडिया वाला जो पार्ट है उसको अगर मैं दौड़ के पूरा करूँगा तो बड़ा मज़ा आएगा। इसके पहले भी मैं काफ़ी दौड़ता था, अभी भी दौड़ता हूँ, लंबे 100 किलोमीटर और इस तरह के रेसेस करता था मैं। तो इस तरह करके ख्याल आया, और मैं अपने काम में जो पटना में था उसमें जुड़ गया। वापस मैं बेंगलोर आया तो एक ख्याल मेरे दिमाग से जाए नहीं, वो नक्शा मेरे को लगे कि वो नक्शा सामने घूमता था। हाँ, कि कैसे वो आप क्यों नहीं कर रहे हो, और आपको जल्दी करना चाहिए, क्योंकि बाद में आप किसी और चीज़ में बिज़ी हो जाओगे, तो क्योंकि इसमें डेडिकेटेड काफ़ी टाइम चाहिए जी। तो मुझे लगा कि नहीं, इसको तो ये तो बहुत बार बार आ रहा है, इसको करना चाहिए। फिर मेरा एक दोस्त जो था पंजाबी सिख धर्म को बिलोंग करता है, तो वहाँ से मैंने उससे कांटेक्ट किया और कर्नल दलविंदर ग्रेवाल अंकल से कनेक्ट हुआ, और उनसे पूरी और डिटेल्ड कौन कौन शहर कैसे कैसे गए हैं उनसे बनवाया। और 1 महीना पहले, यात्रा से पहले मैं आया, थोड़ी बहुत रेकी किया स्टार्ट पॉइंट का। अमृतसर आके रहा, फिर सुल्तानपुर लोधी आया, और थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग। आप वो एक फीलिंग जो गुरु नानक साहब के पास उस समय थी, जैसे सुल्तानपुर लोधी, और उसके बाद वो जब वहाँ से निकलते हैं और आगे कहाँ कहाँ जाते हैं, उसके साथ एक दफ़ा आप रूबरू होना चाहते थे। हाँ। और उसकी फीलिंग को अपना अंदर जज़ब करना चाहते थे। हाँ। कुछ ऐसा फीलिंग लेके आप सुल्तानपुर लोधी पहुँचे? हाँ, जब मैंने थोड़ा सा अपने लेवल पे रिसर्च किया तो सुल्तानपुर लोधी एज सच बहुत बड़ा टाउन नहीं है जी। हम लोग अमृतसर को ज़्यादा जानते हैं। तो मुझे लगा कि, और स्टार्ट पॉइंट बहुत क्रिटिकल था जी। और ये ऐसा पॉइंट था कि आपको स्टार्ट भी यहीं करना है, ख़त्म भी यहीं करना है। तो मुझे लगा कि इस जगह को तो देखना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप कैसे करेंगे, यहीं से स्टार्ट होगा। बाकी उसके बाद लुधियाना और आगे तो सब इम्पोर्टेंट सिटीज़ हैं। कभी ना कभी तो मैं गया हूँ कुछ सिटीज़ में, और उसके बाद रास्ता निकल जाएगा, लेकिन स्टार्ट बहुत ज़रूरी था। इसके लिए मैं करीब 1 हफ्ता बिताया था मैंने यहाँ पे सुल्तानपुर लोधी में नहीं, पूरा इस इलाके में, सुल्तानपुर लोधी और अमृतसर मिला के। ठीक है। हाँ। तो उस समय जब यहाँ पर आप आए, तो एक तो जैसे आपने बताया अपनी बैकग्राउंड में आप रनिंग करते हैं, तो उसमें आपकी कनेक्टिविटी बनती है कि मैं गुरु नानक साहब की उदासी को जो है उसको फॉलो करूं। इस बीच में वो एक फीलिंग जो आती है कि गुरु नानक साहब की फिलॉसफी, सबसे पहले तो वो जरूरी है कि वो किस एम से गुरु नानक साहब चले होंगे तब उसको आपने कैसे महसूस किया और पढ़ा, या उसके बारे में आपने क्या क्या नेट से या वहाँ से आपको पता चला, उसके बारे में कुछ पता है हमको? हाँ, तो मैंने थोड़ा सा ये मुझे मालूम था कि जब मैं इस रास्ते चल रहा हूँ तो मुझे खुद को भी मालूम होना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत लंबा सफ़र है ये, 1 दिन का सफ़र नहीं है कि मैंने कर दिया। तो उसके डिटेल्स में भी मैंने थोड़ा जानने की कोशिश की, और जहाँ तक मैंने पढ़ा, जब अपने टाइम में गुरु नानक जी इस यात्रा को स्टार्ट किए थे, उदासी को स्टार्ट किए थे, तो कुछ कारणों से स्टार्ट किए थे। जैसे देखे थे कि
थोड़ा सा उस समय का जो माहौल था, लोग एक दूसरे से उतना प्यार नहीं करते थे, गरीबी बहुत थी, भूखमरी बहुत सारा इश्यूज था। भूखमरी का प्रॉब्लम सिर्फ आज का नहीं है, उस समय का भी प्रॉब्लम था। जी बिल्कुल, बहुत सारे इशू थे, बहुत सारी बातें थी जो धर्मेंद्र को लगा कि उस समय थी, जिसके कारण गुरु नानक साहब निकले। इनका क्या तजुर्बा रहा, कैसे इन्होंने आगे गए, इसके बारे में हम बातचीत इनसे जारी रखेंगे। लेकिन इस समय समय हो रहा है एक ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक तो बाद। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਾਈਮ ਚਰਚਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿਲ ਨੂੰ ਟੁੰਬਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਦਾਸੀਆਂ ਨੂੰ दोबारा इन्ने सालों बाद उन्होंने चलता, उन्होंने पैड़ों पर चलता। सो धर्मेंद्र जी, आप सुल्तानपुर लोधी में जब आपने एक डे फिक्स कैसे किया कि अब इस दिन मैं चलूँगा, उसके लिए आपकी कौन कौन लोग थे वहाँ पे जिन्होंने मदद की, या बस आप आए और चल पड़े? यहाँ एक होता कि कुछ थोड़ा बहुत आप कुछ लोगों को साथ में लेते हैं कि ठीक है अब मैं जाने लगा हूँ और आप इस चीज़ को थोड़ा रिकॉर्ड कीजिए कि मैं कुछ लोगों का ग्रुप आपके साथ जुड़ा, कुछ लोग जुड़े, जहाँ बस आप अकेले ही चल दिए? नहीं, इसके लिए मैंने एक्चुअली सच बताऊँ तो बहुत बड़ा लेवल पे प्लानिंग किया था जी। और मुझे एक्चुअली उस समय उतना ज़्यादा तजुर्बा नहीं था, लेकिन एक उम्मीद थी कि इसको मैं अगर बहुत बड़ा रूप दूंगा और इसके बारे में बताऊंगा कि मैं ऐसा करने वाला हूं, तो लोग जुड़ेंगे और मुझे कहीं न कहीं से इसके लिए जो राहत है और जो पैसा है वो मिलेगा। ख्वाहिश तो बहुत थी कि क्योंकि ये सब यात्रा एक बार होती है, आगे कब होगा पता नहीं, तो इस चीज़ को मैक्सिमाइज़ करने के लिए हमको पूरा इसमें एफर्ट लगाना है। मेरी अपनी पूरी कोशिश थी। तो मैंने ऑफ कोर्स एक टीम बनाया था जो मेरे साथ सपोर्ट में रहेगी, कार रहेगा, क्योंकि इस पूरा पैदल तो चलना है लेकिन कहीं रुकना है, कहीं दूर जाके हो सकता है रुकना है। मेरे पूरा सामान रहेगा, मेरा दौड़ने का और चलने का सपोर्ट रहेगा, पानी इत्यादि बहुत सारे चीज़ रहेंगे। मैंने एक फ़ोटोग्राफ़र रखा था कि इसको जितना सारा रिकॉर्डिंग कर सकते हैं फ़ोटो से, वीडियोग्राफर का भी सोचा। तो मतलब मेरी तो ख्वाहिशें थी, बहुत बड़ा था। प्रॉपर्ली एक प्लान करके इसको ऐसे किया जाए कि ये एक डॉक्यूमेंटेशन हो सके, जो हमको बाद में रिसर्च के काम आ सकती है, काफ़ी कुछ। तो उसमें आप कितना कामयाब हो पाए? तो उसमें तो मैंने 2 चीज़ प्लान किया था। एक मेरा जो पूरा बड़ा सा लिस्ट था कि ऐसे होना चाहिए, जो थोड़ा एक्सपेंसिव था, और दूसरा कि अगर ये नहीं हो पाए तो प्लान बी में जो कम से कम में यात्रा तो करनी है, ऐसा नहीं है कि वो बड़ा नहीं हो रहा है तो नहीं करना है, तो उसमें कितना खर्चा आएगा, और अगर वो खर्चा मैं खुद ही कर सकता हूँ उसको बेयर, तो मैं करूँगा। तो इस तरह से मैंने प्लानिंग किया। तो एक शू स्ट्रिंग बजट बोलते हैं जी, जो मेरा रनिंग से रिलेटेड है, शू और स्ट्रिंग है ना, तो जो कम से कम वाला पैसा वो तो चाहिए। वो हाँ, तो वो चीज़ लेके मैंने स्टार्ट किया। एक गाड़ी थी, हायर किया गाड़ी यहाँ से अमृतसर से। पहले मैंने सोचा था कि एक ऐसी गाड़ी हायर करूँगा जो पूरा यात्रा में रहेगा, साथ चलेगी। हाँ, फिर बाद में मुझे लगा कि 6 महीने के लिए गाड़ी देना किसी के लिए भी बहुत ज़्यादा वो है। हाँ, तो एक हायर किया, कुछ लोग जुड़े जो मेरे साथ कुछ आगे तक चले और बड़ा मज़ा आया। मैं तो बहुत एक्साइटेड था। मेरी कोशिश यही थी इस यात्रा में कि जितना से ज़्यादा होगा मैं इस रास्ते में पैदल और दौड़ के चलूं, क्योंकि ये रास्ता बहुत लंबा है। इस उदासी जो मैं 2 उदासी कर रहा हूँ, 1 और 2, वो करीब मेरे ख्याल से नानक जी 12 साल लिए थे और मेरे को करना था 5.5 महीने में। मैं अपने आप को और गुरु के लिए इतना ही टाइम निकाल पाया था अपनी बाकी काम से, जो अपने आप में मेरे को लगता है कि ज़्यादा ही है, लेकिन मैंने एक कर दिया था। तो मेरे को इस 5.5 महीने में अपना बेस्ट एफर्ट देना था, है ना। तो कोशिश यही थी कि मैं रोज़ 55 किलोमीटर करूं, लेकिन मैं पहला हफ्ते में इतना एक्साइटेड था कि मेरे एवरेज 67 किलोमीटर था, और एक दिन तो मैंने 78 किलोमीटर भी कर दिया था, क्योंकि उस समय थोड़ा ठंडी का भी मौसम था, मार्च में, तो वेदर भी सपोर्टिव था और अच्छा क्रू था, एक जोश था। तो वहाँ से मैंने इस तरह से करके स्टार्ट किया। तो सुल्तानपुर लोधी से जब चलते हैं आप, तो कुछ पहले दिनों में जैसे बोला कि आपने जोश था, उसमें काफ़ी था, क्या वो जोश एंड तक बरकरार रहा?
नहीं, अभी बरकरार, मतलब जोश तो बरकरार मैं बोलूँगा उतना नहीं रहा जितना पहले था, लेकिन कभी भी मतलब एक समय को छोड़ के, अगर मैं सत्य बोलूँ तो एक समय को छोड़ के कभी भी ऐसा नहीं लगा कि इसको छोड़ देना है बीच रास्ते। एक समय वो आया जब मैं बुरी तरह से बीमार हो गया था। हाँ, और बहुत 1-2 दिन का गैप आ गया था और इतनी मेरी हालत इतनी ख़राब हो कि मेरे को बेड रेस्ट होना पड़ा। तो उस समय थोड़े थोड़े ख्याल आने लगे कि मैं क्यों कर रहा हूँ, अगर मेरा शरीर ही साथ नहीं दे रहा तो क्यों कर रहा हूँ। और थोड़ी बहुत ये भी थोड़ा सा खल रहा था कि मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो अपने लिए तो मैं कर ही लूँ। तो क्या था कि जो कॉज मैंने जोड़ दिया था इसके लिए, वो एक बहुत बड़ा कॉज था जिसके लिए मैं और भी बड़ा एक्सपेक्ट कर रहा था, तो वो सब भी अच्छे से चल नहीं रहे थे। तो ये सब इस तरह का नेगेटिव थॉट्स जो मैं बोलता हूँ, ये बिल्कुल आया मेरे दिमाग में। लेकिन फिर क्या हुआ कि मैंने कुछ सोचा कि अगर मेरे शरीर में ताकत नहीं है, इसका मतलब ये सीधा खाने से जुड़ा हुआ है। और मैंने देखा था कि कुछ दिन पहले तक मेरी जो खुराक थी खाने की वो अच्छी नहीं थी, और गर्मी में भी मैं चल रहा था, तो उससे तबीयत ख़राब हुई थी। तो मैंने एक अच्छे से 1-2 दिन खाना खाया, और उसके बाद अचानक जब मैं अगले दिन उठा, मैं एकदम बोल सकता हूँ कि एकदम चेंज हो गया, एकदम कृपा हो गई एकदम। और मुझे लगा कि एकदम वही जो शरीर में फिजिकल लेवल पे, मेंटल लेवल पे तो था ही, फिजिकल लेवल पे एक एनर्जी आई। और फिर वहाँ से मैंने सोचा कि नहीं, अब इसको सिर्फ फेज़ 1 जो उदासी एक ही नहीं, इसको पूरा कंप्लीट करेंगे। हो सकता है कि मैंने जो प्लान किया है कि इतना किलोमीटर करना है वो ना हो, 55 हर दिन ना हो, किसी दिन 5 ही हो, लेकिन मैं चलता रहूँगा और कुछ ना कुछ इससे सीखूंगा। क्योंकि आपने एक टाइम स्पैन में अपने आप को जो पहले बांधा था उसको आपने थोड़ा रिलैक्स किया, क्योंकि मुझे बाद में जब मैं यात्रा करने लगा तो मुझे लगा कि ये हर दिन का 55 किलोमीटर भी मेरे पे स्ट्रेस कर रहा है। क्योंकि इस पूरा ये जो पूरा यात्रा है, इसकी सारी अरेंजमेंट, पूरी प्लानिंग, ऑन द ग्राउंड ऑपरेशन, सारा कुछ मैं ही हैंडल कर रहा था, कैसे प्लान करना है, कैसे करना है। तो वो चीज़ भी टोल ले रहा था मेरे पे। तो कहीं ना कहीं वो 55 किलोमीटर संभव नहीं थे। किस दिन अगर 7 घंटे लग रहे हैं, किसी दिन 8 घंटे, किसी दिन 12 घंटे भी लग रहे थे। तो उससे क्या था, मेरा जो स्केड्यूल था वो इम्पैक्ट हो रहा था। क्योंकि मैंने जो प्लानिंग की था कि दिन में ही चलना है, रात को सोना है, तो सोना कम हो रहा था, कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा, जिससे मेरी बॉडी रिकवर नहीं हो रही थी। तो बहुत सारे कारणों के कारण वो मुझे लगा कि ये जो 55 किलोमीटर का जो मैंने बांध के रखा है, ये मेरे को और बांध रहा है और मेरे को आगे नहीं पूरा करना। फिर मैंने उसको रिलैक्स किया कि किसी दिन 55 नहीं हो रहे, कोई बात नहीं, किसी दिन दौड़ नहीं पा रहे हो, कोई बात नहीं, लेकिन आगे बढ़ते रहना है। तब थोड़ा सा मैं रिलैक्स हो गया और अभी मैं बहुत अच्छे स्टेट ऑफ माइंड में हूँ। तो जैसे ही अब हम आते हैं मेन उस चीज़ के ऊपर के ये जो आपका उदासी पहले थी, ये कहाँ से लेके कहाँ तक गई और बीच बीच में आप कहाँ रुके, इसके बारे में कुछ जरूर बताइए हमको। हाँ, तो जैसे गुरु नानक जी बेबी नानकी के घर सुल्तानपुर लोधी से स्टार्ट किए, वैसे भी मैंने स्टार्ट किया उनके घर में। अभी जो घर है वो तो खैर अभी एक हिस्टोरिक साइट है, और गुरुद्वारा हिस्टोरिक साइट बनी हुई है। और वहाँ पे मैंने सुबह जब मैं पहुँचा वहाँ पे यात्रा करने से पहले, दौड़ने से पहले, तो मैं इतना अच्छा टाइम पे पहुँचा कि उस समय पाठ और अरदास हो रहे थे, मैंने बैठ के सुना और वहाँ से स्टार्ट किया। सुल्तानपुर लोधी के बाद मैं लुधियाना आया, और उसके बाद ठकरवाल होते हुए संगरूर, फिर उसके बाद कमलपुर पटियाला, उसके बाद पेवा हरियाणा, उसके बाद थनेसर, ऐसे रास्ते होते होते हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार। तो इस वाले रास्ते में मैंने काफ़ी दौड़ा, और पंजाब में और दिल्ली तक तो मैंने कंटिन्यूअस दौड़ा, कहीं पे ब्रेक नहीं किया। वो करीब 470 किलोमीटर हुए थे, एक हफ्ते में मैंने दौड़ लिया था वो। लेकिन आगे रास्ते में यूपी के बाद यूपी में मेरा पहली बार तबीयत ख़राब हुआ, वो भी खाने से, क्योंकि जैसे आपने बताया। हाँ, क्योंकि मैं जो खाना खाता था आइदर गुरुद्वारे में जहाँ अवेलेबल होता था वो खाता था, या फिर हाईवेज या रोड पे जो खाना मिलता था वही ढाबे में और वही सब खाना खाता था, है ना। तो कहीं कहीं उतनी
अच्छी हाइजीनिक और बहुत सारे फैक्टर्स बिल्कुल, थे। बहुत सारे एनर्जी वाला नहीं है, जैसे हाँ, आपको जूस चाहिए या बिल्कुल कुछ चाहिए। बिल्कुल। तो वहाँ पे मेरी तबीयत खराब हो गई। 3 दिन मैं इलाहाबाद में होटल में ही मुझे रुकना पड़ा। मैं अपना होटल रूम से भी नहीं निकल पाया, ऐसी हालत खराब वैसी हो। हालत में आप अकेले थे या साथ में आपके था कोई? तो दिल्ली के बाद मेरे साथ सिर्फ अपने क्रू में सिर्फ एक ड्राइवर था जो मेरे गाड़ी में था। वो मेरे साथ मैं बोल सकता हूँ, मैं तो लोगों को बोलता था कि ये तो मेरे लिए मर्दाना है जो मेरे साथ साथ चल रहे हैं और मेरी सेवा कर रहे हैं और मेरे को इस यात्रा में हेल्प कर रहे हैं। तो हमेशा बहुत सारी ये इंटरेस्टिंग बातें हैं कि कैसे वो जो सुल्तानपुर लोधी से चलना और उसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, वो कहते हैं ना कि कभी तो ये होता है कि आगे बढ़ते गए और काफिला जुड़ता गया और बनता गया, लेकिन कभी कभी ये होता है कि आप अकेले रह गए। और फिर उस समय क्या फीलिंग होती है और आगे क्या इनके एक्सपीरियंसेस है, इसके बारे में ब्रेक के बाद बात करेंगे, क्योंकि इस समय हो रहा है एक ब्रेक का। ब्रेक तो बाद एक बारी फिर हाजिर हाँ लैके प्रोग्राम प्राइम चर्चा गलबात कर रहे हैं धर्मिंदर कुमार जी नाल, जिन्हों ने गुरु नानक साहब दी अरदासियां एक बारी फिर उन्होंने सारे पद चिन्हां ते दौड़ते हुए उन्होंने पॉइंट्स ਨੂੰ कवर किया। उन्होंने गुरुद्वारे च गए, उन्होंने स्थानों दे गए जिथे नानक साहब गए सी। ਇਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੱਸ ਰਹੇ कुछ दिक्कतें भी आईਆਂ। धर्मेंद्र जी, जब आप चलते हैं वहाँ से सुल्तानपुर लोधी में, तो जैसे लोगों को होता है कि पंप एंड शो के बहुत सारा मीडिया हो, ये हो, लोग साथ में आपको देने वाले, कुछ ऐसी बात थी जब बस आप चल निकले कुछ लोगों के ग्रुप के सामने? नहीं, इच्छा तो मेरा था, मतलब खुद के लिए नहीं लेकिन लोगों के लिए, ताकि ये बात पहुंचे कि मैसेज जानी चाहिए कि कुछ ऐसा भी कर सकते हैं। बहुत सारे लोग तो वो थे, लेकिन वैसा हुआ नहीं। लेकिन मेरे को करना था। अगर छोटी सी जो टीम के साथ मैंने निकल लिया और वहाँ से सुल्तानपुर लोधी से चला। तो सुल्तानपुर लोधी में वहाँ पे जो गुरुद्वारा के वहाँ पे जो ग्रंथी साहबान थे या दूसरे थे, कोई अरदास वगैरह की के कैसे आप निकले उस समय? हाँ, पंजाब से कौन कौन लोग आपके साथ थे? हाँ, तो वहाँ पे जैसे मैंने बोला, वहाँ पे ग्रंथी जो साहब थे उन्होंने मेरे को स्टार्टिंग के पहले ही फेलिसिटेट किया। जब मैंने उनको बताया कि मैं ऐसी यात्रा कर रहा हूँ और उनका मैंने आशीर्वाद लिया, तो वहाँ पे उन्होंने मैं थोड़ा सा वो डालते हैं ना, सिरोपा डाले। और मैं जब आगे आया अपनी जूता पहन के, जब तैयारी कर रहा था स्टार्ट करने, वो भी बाहर आए दरवाजे के पास, और वो मेरे लिए काफ़ी था। कैसी फीलिंग थी आपने उस समय? कुछ कोरिलेट किया गुरु नानक साहब के साथ कि जब वो निकले होंगे तो उन्होंने कैसे वो महसूस कर रहे होंगे, कैसी फीलिंग आ रही थी आपने? नहीं, उस तरह का तो उससे मैं रिलेट सच बताऊं तो नहीं किया। मैं बहुत सच मायने में एक्साइटेड था कि ये 5.5 महीने का यात्रा स्टार्ट हो रहा है और बहुत अच्छे तरीके से स्टार्ट हो रहा है, और बहुत ही डिटरमिन्ड था कि मुझे दौड़ना है। फाइनली जो मैंने सोचा है, आज मैं ये स्टार्ट कर रहा हूँ और दौड़ के जा रहा हूँ, और वहाँ से मेरी जो कारवां है वो स्टार्ट होगी। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। वो कनेक्ट मैं नहीं देख पाया, लेकिन एक एनर्जी थी कि मुझे दौड़ना है बस। जैसे ये सारी यात्रा आपकी चलती है, आप दौड़ते हैं, आप इससे पहले भी दौड़ते रहे जैसे कि आपने बोला, लेकिन इस बार इसको आप ले रहे थे गुरु नानक के साहिबाग के उन पद चिन्हों पे जहाँ पर वो चले। तो ये सारे में बस ये भी एक फन रन था या इसमें कुछ आध्यात्मिक या कुछ स्पिरिचुअल भी साथ में जुड़ रहा था? बिल्कुल स्पिरिचुअल था, क्योंकि मैं जिस रास्ते से जाता था, अब लोग बोलेंगे कि कोई ज़रूरी है कि मैंने जो रास्ता लिया वही रास्ता है। ये पता नहीं वो किस रास्ते से गए। एक डायरेक्शन में बहुत, एक से दूसरे जगह में बहुत डायरेक्शन में जा सकते हैं, तो वो इम्पोर्टेंट नहीं था। गुरु के रास्ते तो कोई भी नहीं चल सकता है, हम तो एक छोटे से इंसान हैं। बट मेरी कोशिश ये थी कि जब मैं इसको करूं, उस रास्ते जाऊं, वहाँ से कुछ सीखूं उनके बारे में, और थोड़ा सा गुरुद्वारे में क्या होता है, कैसे होता है, वो मेरे को थोड़ा सा फैसिनेट करता था कि कैसे, जो सबसे बड़ा मेरे को अच्छा लगता है लंगर की प्रथा, जो सब लोगों को खाना खिलाते हैं। ऐसा बहुत कम मतलब धर्मों में होता है, कुछ बिना भेदभाव के और आपको होता है, कुछ जगहों में होती है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बहुत लार्ज स्केल पे जो ऐसा होता है, तो वो चीज़ को मैं और कैसे किस भावना से लोग देते हैं, वो भी एक वो होता है। तो वो सब चीज़ को मैं देखना चाहता था।
कहाँ कहाँ गुरुद्वारे बने हुए हैं, कैसे कैसे हैं। तो मेरे लिए ये, और उनके साथ हर गुरुद्वारे में जहाँ जहाँ पर गुरु नानक साहब गए हैं उसके पीछे एक हिस्ट्री है, एक इतिहास उसमें जुड़ा हुआ है। तो जहाँ पे मैं जाता था तो वहाँ के लोगों को पूछता था, क्योंकि गुरुद्वारे तो इसमें स्पेशली पंजाब में जब मैंने स्टार्ट किया तो बहुत सारे गुरुद्वारे थे। तो मेरा उसमें यही था कि मैं जाके उनको पूछता था, क्या यहाँ पे गुरु नानक जी आए थे, क्या यहाँ पे गुरु नानक जी आए थे? और लोग बोलते थे हाँ आए थे। तो मैं बोलता था बताइए क्या जानते हैं आप इसके बारे में, क्या क्या कुछ कहानी बताइए मेरे को। तो जो लोग खाना बनाते हैं या जो लोग वहाँ पे काम करते हैं तो उनसे थोड़ी बहुत और वो लोग भी बहुत इंटरेस्ट से बताते थे जो भी हुआ जैसे हुआ उनकी सारी जीवन हाँ, में यहाँ पर तो जैसे हिस्ट्री में वहाँ पर गुरु नानक साहब की जहाँ स्टोरीज है, साकिस है, जहाँ पर उन्होंने कहीं किसी राक्षस को जो है उसका उद्धार किया, कहीं उन्होंने जो मीठे रेठे हैं जो वो कर दिए, जो कड़वे रेठे या मीठे कर दिए। तो इन सारी चीज़ों को आपने वहाँ जाके महसूस किया। तो इसमें आपका कुछ बदलाव आपको अपने अंदर लगा सारा जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे थे? नहीं, बदलाव मेरे को ज़्यादा जानने से लगा कि मेरी जो ज्ञान है ये थोड़ा बढ़ रही है और मेरे को थोड़ा सा और एक जैसे बोलते हैं ना हम्बल बना रही है कि पहले तो मुझे लगा था ऑनेस्टली बताऊं कि मैं एक बहुत बड़ा काम कर रहा हूं, ये अपने आप में बहुत बड़ा काम है, मैं तो यही सोचा था। लेकिन जब मैं ये सब चीज़ देखते गया चलते गया तो मुझे लग रहा था तो कुछ भी नहीं है, लोग और भी इससे बड़े बड़े काम करते हैं, सालों चलते हैं, मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूँ। तो उस तरह का एक डाउन टू अर्थ हम्बलनेस और ज़्यादा आने लगा। और जैसे जैसे लोगों को देख रहा हूँ, कुछ कुछ ऐसे लोग मिले हैं जो मेरे को अभी भी दिमाग में हैं। कुछ लोगों के बारे में कुछ याद हो तो हमको हमारे साथ शेयर कीजिए, कैसे एक्सपीरियंस थे वो? एक मुझे जो मैं पहला ही बता रहा हूँ जो कमलपुर पटियाला में एक्सपीरियंस हुआ। हम लोग जस्ट दोपहर में पहुँचे वहाँ पे और थोड़ा लेट हो गया था। तो वो आदमी खाना बनाते थे और मैंने जाके उनको खाना खाने के बाद उनको कॉन्ग्रेचुलेट करते समय गले लगाया, बोले आपने बहुत अच्छा खाना बनाया, मुझे बहुत अच्छा लगा खा के। तो वो थोड़ा रो पड़े। अच्छा। तो मैंने उनसे और बात किया कि आप क्यों रो रहे हैं, आप तो इतना अच्छा खाना बनाया, मैं कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा हूँ आपको। तो उन्हें थोड़ी अपने बारे में बताया कि मेरा कैसे भतीजा अभी कुछ महीने पहले एक्सपायर कर दिया, कुछ लोगों ने मार दिया उसको, और वही थे, वो शादीशुदा थे नहीं, तो अपनी सारी जो जहाँ पे जो उनके फैमिली के साथ रहते छोड़ के उनको मन नहीं लगा तो गुरुद्वारे आ गए और यहाँ पे वो सेवा करता है। तो बहुत बड़ा एक ये है कि जब आपका कुछ नहीं रहे, आप जब सब कुछ आपका छूट जाए तो आप गुरु के रास्ते आ जाइए और उनका जो कहा है उस पे चलिए, उनको याद करके चलिए और अपना काम कीजिए। और वो तो मेरे लिए सच्चा वो लग रहा है, मतलब सेवक लग रहा है कि वो अपना किरत कर रहा है, नाम जप रहा है और बन जग रहा है। तो मेरे लिए तो वो बहुत है। और ऐसे बहुत सारे लोग लुधियाना में जो माँ आई थी जब, अच्छा। हाँ, तो कि आप तो बहुत लकी हैं कि आप सब जगह जाके माथा टेकेंगे, ये लीजिए मेरे तरफ से 50 रुपया और गुरुद्वारे में डाल के मेरे लिए भी कुछ विनती कर दीजिएगा। फिर पेवा के जो गुरुद्वारा है उनके बाबा जी, वो बहुत याद आते हैं। पूरी में एक और बाबा जी हैं जो उन्होंने मेरे को बोला कि आपको हेमकुंड साहब जाना चाहिए, जो तीसरी उदासी में हो, आप नहीं करोगे, वहाँ पे जाइए, आपको कुछ आप जो ढूंढ रहे हैं यार, आपको कुछ मिलेगा और मैं आपके साथ चलूँगा अगर आपको। तो ऐसे लोग। एक और गुरुद्वारा जैसे हम लोग पेट्रोल के लिए जा रहे थे तो हमको एक्सपेक्टेशन था नहीं, बहुत ट्रैवल करके आ रहे थे, अचानक एक गुरुद्वारा दिखा वहाँ पे कौन जो सी एरिया में? ये छत्तीसगढ़ एरिया है, रायपुर के पहले। तो वो नया गुरुद्वारा बना था, वहाँ का जो पाठी हैं वो बहुत यंग बंदा है, करीब 23 साल का होगा वो। पूरा बाद में मुझे मालूम चला, उसने ही मेरे को बोला कि आप लोग रुक जाइए। फिर मैं उसको शाम को देख रहा हूँ कि वो पाठ पढ़ रहा है। अच्छा। तो मुझे लगा कि ये सब चीज़, ये सब याद, ये सब लोग, यादों से ज़्यादा लोग, चेहरे जो है, जो चेहरे, तो कोई बूढ़ा, हाँ, कोई माँ, हाँ, कोई बाई जैसा, बिल्कुल। और जहाँ पर एक आपका एक ही रात में एक ही जगह पे आपका एक वो कनेक्शन जुड़ जाता है, बिल्कुल, जो अभी तक आपके साथ बिल्कुल चल रहा है, बिल्कुल। जैसे उस बूढ़े का भतीजा नहीं था, जैसे वो माई, वो बात देखिए, हम लोगों की इच्छा होती है कि हम गुरु धामों के दर्शन करें, बिल्कुल।
और लेकिन वो हम सोचते रहते हैं, उसके लिए हम फैसिलिटीज क्रिएट करते हैं, उसके लिए हम सोचते हैं कि कब ये यात्रा पे जाएंगे, कोई बस जाएगी तो उसके साथ चलेंगे, या फिर कुछ रिश्तेदारों के साथ चलेंगे। तो ऐसे में जब वो चलता है कि यार ये बंदा तो निकल पड़ा, तो वो फीलिंग होती है मेरे 50 रुपए जो है आप वहां पे डोनेट कर दीजिए। सो ऐसे इंसिडेंट आपके साथ जब रास्ते में आए तो ये मैं महसूस कर सकता हूँ कि उस समय आपको कैसा लगा होगा। तो ये बातें महसूस करने वाली हैं, और इसमें महसूस करके इसको जब पता चलता है कि आप जब वहाँ पे थे तो आप उसको उस समय आपकी मानसिकता क्या थी। बातें जारी रहेंगी, अभी टाइम हो रहा है एक छोटे से ब्रेक, कर लेते हैं ब्रेक तो बाद फिर हाजिर जिले के प्रोग्राम प्राइम चर्चा बहुत मज़ेदार, और मज़ेदार तो नहीं कहूँगा, आध्यात्मिक फीलिंग्स जड़ियाँ आ रही ने धर्मिंदर जी नाल गल करके। धर्मिंदर जी, इस यात्रा में क्योंकि एक तरह देखा जाए तो आप सिख धर्म के जो पहले गुरु हैं गुरु नानक साहब, जिन्होंने एक संदेश दिया सभी को, सरबत दा भला और मानस की जात सब एक है पहचान, वो जो गुरु ग्रंथ साहब में है। तो आप सिख धर्म से नहीं थे, लेकिन जब आप गुरुद्वारा वगैरह में पहुंचते थे, जब उनको पता चलता था आपके किस मिशन पे हैं, खास करके जब आप पंजाब से आगे निकल जाते हैं, आप छत्तीसगढ़ या बिहार या यूपी में, तो वहाँ की जो सिख संगत या जो लोग थे वो आपको किस रूप में देखते थे? वो ऐसा था जी कि कभी कभी क्या हुआ कि जो हम देखते हैं बस उसी को जानते हैं, है ना। अभी जिस तरह का माहौल है, अब जैसे मेरा हुलिया उस तरह का है, या मैं चल रहा हूँ तो लोग सोचते थे बंदा तो चल रहा है, ये दौड़ रहा है, पागल होगा या क्या होगा, जो भी है इसका कुछ वो होगा। तो उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस है लोगों का। इनफैक्ट मेरे टी शर्ट में यही टी शर्ट पहन के हमेशा दौड़ता हूँ, क्योंकि एक कॉज रिलेटेड इसकी है। तो लोग देखते हैं हीरो, तो उन लोग को ध्यान में आता है कि वो दूसरा वाला हीरो है, इसकी एडवर्टाइजिंग हो रहा है। तो क्या है कि हम लोग ना हर चीज़ को बहुत ऊपरी तरह से देख रहे हैं, उसकी तह में नहीं जाते हैं, उसके डिटेल्स में नहीं जाते हैं। अगर यही चीज़ मैं बाहर करता होता तो और ज़्यादा लोग आके पूछते, बात करते, क्या मदद है। यहाँ पे उस तरह का नहीं था। भी जैसे आप जैसे गुरुद्वारा में पहुंचते हैं, अच्छा, उसमें आप हिस्ट्री सुनी, पढ़ी, तब उसके बाद जब वहाँ के लोगों को, उस एरिया के लोगों को जब पता चलता है कि मिस्टर धर्मिंदर कुमार इस कॉज के लिए गुरु नानक के रास्ते पे एक दफा दौड़ रहे हैं, तो तब वो आपको कैसे लेते थे? तो गुरुद्वारे के अंदर तो बहुत बहुत ज़्यादा मतलब रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि मैं जब ये चीज़ बोलता हूँ, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं बोलना है। मैं जाके बोलता था कि मेरी कोशिश है कि मैं जहाँ जहाँ गुरु नानक जी अपनी उदासियों में गए हैं उस जगह को, ऐसे करके मैं थोड़ा सा एक लाइन बोलता था तो लोग समझ जाते थे कि क्या है, क्योंकि उस चीज़ के लिए वो लोग समझते हैं, आपका मिशन समझते हैं। तो मैं और भी पूछता था कि यहाँ पे आए थे क्या, तो वो लोग अपनी तरफ से बहुत इंटरेस्ट से दिखाएं और बताते थे कि ऐसा ऐसा हुआ। जैसे पटना साहिब गुरुद्वारे के आगे करीब 40 किलोमीटर एक लालगंज एक जगह है, जहाँ पे वहाँ का जो रख रखाव कर रहा था बंदा, क्योंकि वहाँ पे नया गुरुद्वारा बन रहा है, तो उसने मेरे को पूरा एक वॉक दिया और बोला ये देखिए, ये जो ईंट है, ये पतली वाली जो ईंट बोलती यहाँ पे भी है, नानक शहीद, हाँ, तो वो दिखाए, देखिए पुराना ईंट, गुरु नानक जी यहाँ पे आए थे। एक उसने कुछ शंख दिखाया, एक दिखाया कि ऐसे ऐसे, तो वो ना इंटरेस्ट होके और भी जो उनको जानकारी है वो पूरा बताते हैं उसके बारे में, और एक रिस्पेक्ट रहता है कि हाँ, तब जाके मुझे लगता था कि हाँ, एटलीस्ट जो मैं कर रहा हूँ 40-50 किलोमीटर कुछ तो रंग ला रहा है और कुछ इसको अप्रिशिएट लोग कर रहे हैं। वरना जब रोड पे चलता हूँ तो नहीं पता चलता, तो इतने सारे लोग हैं, कुछ पता नहीं चलता, क्योंकि बहुत सारे जनता हमारी वैसे भी हिंदुस्तान में लोग चल रहे हैं या चल रहे हैं, तो कोई किसी में इंटरेस्ट नहीं लेता। बिल्कुल, जब तक आपने वो कोई बहुत बड़ा कारवां या कोई बहुत मोटिव या कोई आपके साथ आपका इश्तिहार चल रहा हो या बोर्ड चल रहा हो, बिल्कुल बिल्कुल, तो शायद ऐसी कुछ बात आपने ऐसी नहीं की जब आप चलते थे। लेकिन जब आप किसी गुरुद्वारा में पहुंच के बताते थे तो वो तब आपको उनको पता चलता था कि आप किस मिशन पे हैं। और वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते थे जो भी मेरे को, और मेरा मदद कुछ नहीं था, मैं चाहता था कि वहाँ पे मैं रह जाऊँ, और उसके लिए हमेशा वो लोग हेल्प किए थे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और जब दोबारा आप सुबह चलते थे तो कभी उसमें कोई यूथ या कुछ निकलते जो आपके साथ कुछ कदम वो भी चलते थे जो कुछ नहीं, वो नहीं हुआ अभी, क्योंकि मैं बहुत अर्ली मॉर्निंग चलता था, करीब 4 बजे के आसपास, और मुझे लगता है कि मैं अपने तरफ से भी मेरी एक कमजोरी रही कि मैं बहुत ज़्यादा इसको बात नहीं कर पाया, चाहे कुछ भी कारण हो सके। कुछ लोगों को बताया जो मिले,
थोड़ा सा मेरा कंस्ट्रेंट भी था। तो बहुत, अब मान लीजिए कि उस गुरुद्वारे में 5-6 लोग रह भी रहे हैं दूसरे कमरों में, तो उनको भी नहीं पता होगा कि हाँ। और बाकी जो गुरुद्वारे में काम कर रहे हैं वो लोग तो सुबह में अपना पाठ और उसमें लग गए, तो वो लोग तो छोड़ के आ नहीं सकते। सिर्फ आप अपनी इंटरनल फीलिंग्स लेके चल रहे हैं। बस मेरा यही मकसद था कि इस यात्रा पे मैं चला हूँ, और मेरा एक कंस्ट्रेंट है कि मेरे को सुबह इस समय निकलना है और चलना है और आगे बढ़ते जाना है। तो मैं भी बहुत ज़्यादा टाइम डिवोट नहीं कर पा रहा था। ये नहीं कि चलो अब यहाँ पे जाके मुझे प्रचार करना है या कुछ और लोगों से बात करना था, वो मेरा मकसद था भी नहीं। तो उस हिसाब से वो मेरे को उस तरह का रिसेप्शन भी नहीं मिला। मैं तो उनको पता नहीं भी कोई आने वाला है, हाँ, कोई ऐसा मिशन लेके आने वाला है, कभी नहीं, क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि मैं आज कहाँ रुकूंगा। वो मैं तो उस दिन का देख के गूगल पे देखता था, और कुछ नेक्स्ट गुरुद्वारा तो मतलब जगह मालूम थी, गुरुद्वारा क्या था वो सब भी मालूम था, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि मैं यहाँ तक पहुँच पाए। हो सकता है कि मैं आज 10 ही किलोमीटर चलूँ, तो हो सकता है यहाँ कुछ ऐसे जगह पे आप गए हो जहाँ पे जैसे असम है या कुछ है जहाँ पे सिखिज्म जैसे कम है, लेकिन वहाँ कोई ना कोई गुरुद्वारा है। तो उस एरिया के लोगों के बारे में, जैसे कि जैसे बिहार में एक टाइम पे नानकपंथी बहुत थे। अब जैसे जिनको नानक तक ही पता था कि हाँ नानक है, उसके बाद उनको ज्यादा सिख धर्म के साथ नहीं जुड़ पाए। कुछ एरियाज असम में आप या किसी छत्तीसगढ़ कहाँ गए जहाँ को आपको जाके आपने डिस्कवर किया होगा यहाँ पर भी सिख है, कुछ ऐसा आपके सामने आया? बिल्कुल बिल्कुल। कुछ मतलब मैं तो अभी जिस रास्ते से यात्रा किया हूँ वहाँ पे हर जगह, हर स्टेट में और काफ़ी सारे डिस्ट्रिक्ट में गुरुद्वारे हैं। और मेरे को ऐसा लगा कि ज़्यादा डिफरेंस नहीं है गुरुद्वारे में, और लोग वहाँ के लोग समझते हैं। अगर कुछ नहीं समझते हैं गुरुद्वारे और सिख के बारे में, तो मालूम है कि यहाँ लंगर मिलता है कम से कम। हाँ। और कुछ ऐसे जगह थे, ऐसी बात नहीं है कि जहाँ पे लंगर उंगर का सिस्टम नहीं है, पाठ का भी सिस्टम नहीं है, लेकिन गुरुद्वारा है। फर्स्ट फ्लोर पे है, कहीं पे कुछ और लगा हुआ है। तो ऐसे भी थे, क्योंकि वहाँ पे फैमिलीज कम हैं, बहुत कम संगत है वहाँ पे। तो ऐसे भी ऐसा नहीं है कि हर जगह वो है, लेकिन क्योंकि वो हिस्टोरिक साइट है, वहाँ पे बना हुआ है, ज़मीन है, तो उस तरह के गुरुद्वारे हैं वहाँ पे। ये जो आपका जो हीरो वाली बात, मैं समय आपको कि हम गुरु नानक की बात कर रहे थे, लेकिन आपने बीच में बोला ये मिशन आपका क्या है, इसके बारे में कुछ हमको बताइए। हाँ, हंगर फ्री इंडिया। हाँ, तो जैसे मैंने बोला कि जब मैंने इस यात्रा को स्टार्ट करने के टाइम प्लानिंग कर रहा था, तो मैं देख रहा था कि मैं तो चलता रहूँगा, ये तो मेरा पर्सनल कॉज है। इस यात्रा से मैं बाकी लोग को कैसे इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ, जागरूक कर सकता हूँ, या कोई जीवन को अफेक्ट कर सकता हूँ। तो मैंने सोचा कि मेरे को एक कॉज पिकअप करना चाहिए, तभी थोड़ा सा दूसरे लोगों में प्रोपेगेट होगा। तब मैं बहुत रिसर्च के बाद जो बहुत कनेक्टेड और बहुत लॉजिकल कॉज आज को लगता है, वो भूखमरी को मिटाने का। नानक के टाइम में भी वो लोगों को कैसे खाना देना है, लंगर जो चलता है वो खाने पे बेस्ड है। तो एक कनेक्ट दिखा मुझे, और जब मैं इसके बारे में पता किया तो ये इंडिया का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इनफैक्ट इतना बड़ा प्रॉब्लम है कि बाकी प्रॉब्लम इसके सामने कुछ भी नहीं है। और ये ऐसा प्रॉब्लम है कि हर दिन इसको हम लोग को देखना है, क्योंकि भूख हर दिन लगती है। इनफैक्ट हर दिन क्या, दिन में 3 बार लगती है। तो मैंने इसको चूज़ किया कि कैसे इंडिया को हंगर फ्री बनाए, भूखमरी से हटाएं। और ये हीरो वर्ड मैंने जानबूझ के चूज़ किया। जो बोलते हैं विथ चेंज ऑफ टाइम्स वी हैव टू चूज़ द राइट वर्ड्स। अगर मैं बोलूँ कुछ और शब्द तो ज़्यादा नहीं, आज के डेट में सब लोग हीरो समझते हैं, जो कि और हर लोग हीरो बनना चाहते हैं। तो मेरा मकसद इस कॉज से ये है कि आई एम ए हंगर फ्री इंडिया हीरो, कि आप अगर किसी को खाना खिलाते हैं, चाहे वो एक वक्त का, तो आप हीरो बन गए। बहुत ही सिंपल। आपको हीरो बनने के लिए मूवी में या कुछ बड़े काम नहीं करने हैं। आप किसी को एक वक्त की रोटी दें, उसको खाना खिलाएं, आप हीरो हैं। और आप कहीं ना कहीं भूखमरी को इंडिया से मिटाने में मदद कर रहे हैं। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, और इस कॉन्सेप्ट से हर आदमी हीरो बन सकता है, जो आदमी बनना चाहता है। तो आपको और कुछ नहीं सोचना। यही एक कॉन्सेप्ट है जो शायद गुरुद्वारा में गुरु नानक की फिलॉसफी का सबसे पहला जो उसका बेस यही है, नाम जपो किरत करो एंड वन चको। जो पहले उन्होंने, आपको पता ही होगा शायद, वो साकी अपने पिता से 20 रुपये लिए और लंगर लगा दिया। बिल्कुल। और वो आज तक वो 20 रुपये वाला लंगर चल रहा है, चलता जा रहा है। तो वो लंगर की एक जो महानता आपने ये सारे अपने पूरे जो आपका ये ट्रैक है, इसका जो आपका, इसमें आपने देखी, जगह जगह पे आपने देखी, और तकरीबन हर गुरुद्वारा में देखी।
तो इस चीज़ को, इस मैसेज को आपने आगे और जगह पर भी ये बढ़ाने की कोशिश की कि देखिए वहाँ सेक्सिज्म में ऐसे होता, आप लोग क्यों नहीं लगाते, आप क्यों नहीं लंगर करते? ये यात्रा के बाद का जो मेरा लाइफ है उसमें मैं काम करना चाहता हूँ इस पे, क्योंकि अभी मैं इस चीज़ को सीख रहा हूँ कि कहाँ पे क्या हो रहा है, कैसे एक गुरुद्वारे में इतने सारे हज़ारों लाखों लोगों को फ्री खाना खिला रहे हैं और बाकी लोग हम एक भी नहीं कर पा रहे हैं। और इसकी मैं पूरी थोड़ा रिसर्च और करूँगा, इसकी मॉडल बनाऊँगा और इसको अपनी तरफ से जो भी हो सकता है कुछ लाइफ को अफेक्ट करूँगा। जी बिल्कुल। सो दोस्तों ये सारा कुछ सुन के एक वारी ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਝੁੰਝਣੀ ਜੀ ਛਿੜਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਮਿੰਦਰ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਅੱਗੇ ਚੱਲਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਉਦਾਸੀ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਤੋਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੂਸਰੀ ਉਦਾਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਉਦਾਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੀ ਉਦਾਸੀ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਬੈਸਟ ਵਿਸ਼ੇਸ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਆਪਣੀ ਦੂਸਰੀ ਉਦਾਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅਚੀਵ ਕਰੋ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਆਏ ਔਰ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਾਈਮ ਚਰਚਾ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਚਰਚਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ।